गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, दिस इज़ योर हिंदी क्लास। आई एम योर हिंदी टीचर एस के उपाध्याय। आज के लेक्चर में हम लोग क्षितिज गद्य खंड का चैप्टर 4 सांवले सपनों की याद, और इसके लेखक हैं जाबिर हुसैन। तो पहले हम लोग लेखक के बारे में जानेंगे, फिर जो इनके द्वारा लिखित पाठ है मेरे सांवले सपनों की याद, उसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे कि लेखक ने किस प्रकार अपने जीवन के अनुभव को हम लोगों के बीच, यानी पाठक गण के बीच, विद्यार्थी गण के बीच जो है देने का प्रयास किया है अपने अनुभव को, और किस प्रकार से उनका जीवन रहा है। तो सबसे पहले जाबिर हुसैन के बारे में जान लें कि कभी कभी लेखक से संबंधित कोई भी बातें हमारे जीवन में या हमारे अध्ययन के कैरियर में हमको कोई चीज़ें जानने को मिलती हैं या उसका हमें ज्ञान काम आता है। तो जाबिर हुसैन का जन्म सन 1945 में गांव नौनही, पहले सन को समझ लें, 1945 में गांव नौनही राजगीर, ज़िला नालंदा, बिहार में हुआ। सन बता रहा 1945, और गांव नौनही राजगीर और ज़िले का नाम है नालंदा और राज्य का नाम बिहार में हुआ था। वे अंग्रेजी भाषा एवं साहित्य के प्राध्यापक रहे। प्राध्यापक का मतलब जो हाई स्कूल के लेवल के टीचर होते हैं उनको प्राध्यापक कहते हैं, और इंग्लिश में कहेंगे तो टीजीटी कहेंगे। तो अंग्रेजी भाषा के भी, अंग्रेजी मतलब लैंग्वेज और लिटरेचर के टीचर थे। सक्रिय राजनीति में भाग लेते हुए, मतलब इनको राजनीति करने का भी शौक़ था। तो सक्रिय राजनीति में भाग लेते हुए 1977 में 1977 में मुंगेर से बिहार विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए, यानी एमएलए हुए, और मंत्री भी बने। सन 1995 से बिहार विधान परिषद के सभापति रहे, क्योंकि जब वहाँ से मंत्री बनने के बाद फिर 1995 से बिहार विधान परिषद के किसी भी सदन का, राज्य सदन का दो होता है, विधान सभा और विधान परिषद, तो दूसरा सदन की ये क्या थे, सभापति रहे। जाबिर हुसैन को अच्छा अंग्रेजी के तो वो टीचर थे ही पहले, जब अपने जीवन के शुरू होने के दौर में, लेकिन उसके बाद उनको किन किन भाषाओं का ज्ञान था। इसके बाद उन्हें हिंदी का, उर्दू का, अंग्रेजी, इन तीनों भाषाओं में समान अधिकार के साथ लेखन करते थे। मतलब इन तीनों भाषाओं में उन्हें कोई शब्दों की कमी नहीं थी, वाक्यों की कमी नहीं, तीनों भाषाओं में उन्हें महारत हासिल थी। उनकी हिंदी रचनाओं में जो आगे हैं, डोला बीबी का मजार, अतीत का चेहरा, लोंगा, एक नदी रेत भरी प्रमुख हैं। अपने लंबे राजनीतिक सामाजिक जीवन के अनुभवों में उपस्थित आम आदमी के संघर्षों को, देखिए बहुत अच्छी बात लेखक ने बताया है, अपने लंबे राजनीतिक और सामाजिक जीवन। राजनीतिक जीवन का मतलब जो वही विधानसभा के सदस्य बने, मंत्री बने, विधान परिषद के सभापति रहे, वो राजनीतिक जीवन हो गया। सामाजिक जीवन मतलब समाज में किस प्रकार रहे, किस प्रकार से उन्होंने समाज में अपना अहम भूमिका निभाई, किस प्रकार से समाज में उनका अमूल्य योगदान रहा, वो उनका सामाजिक जीवन कहलाता है। तो सामाजिक जीवन के अनुभवों में उपस्थित आम आदमी के संघर्षों को, किस प्रकार से कोई भी व्यक्ति अपने ऊंचाइयों पर पहुंचता है, राजनीतिक ऊंचाइयों पर, सामाजिक ऊंचाइयों पर, या समाज में अपनी पहचान को बनाता है। क्योंकि कोई व्यक्ति जन्म से उस स्तर पर नहीं होता है, उसको आ करके अपनी ज़मीन, अपना पृष्ठभूमि बनाना होता है। तो वही लेखक कह रहे हैं कि आम आदमी के संघर्षों को उन्होंने अपने साहित्य में प्रकट किया है। संघर्षरत आम आदमी और विशिष्ट व्यक्तियों पर लिखी गई उनकी डायरियाँ चर्चित और प्रशंसित हुई हैं। तो एक प्रकार से अपने व्यक्तित्व को निखारने के लिए, अपने संघर्ष को सफल बनाने के लिए ये इनका जो ये चैप्टर है
सांवले सपनों की याद, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है जाबिर हुसैन का, बहुत महत्वपूर्ण है कि संघर्षरत एक आदमी अपने संघर्ष को किस प्रकार से सफल बनाता है, जीवन में किस प्रकार से वो सफल व्यक्ति होता है। ये सब इनके द्वारा लिखित गई डायरियाँ या इनके द्वारा लिखे गए चैप्टरों से हमको एक प्रेरणा मिलती है। विशिष्ट व्यक्तियों पर लिखी गई उनकी डायरियाँ चर्चित और प्रशंसित हुई हैं। जाबिर हुसैन ने डायरी विधा में एक अभिनव प्रयोग किया है जो अपनी प्रस्तुति शैली और शिल्प में नवीन है। मतलब इन्होंने किसी से वो ग्रहण नहीं किया है, उसके प्रस्तुत करने का जो ढंग है, इनकी जो लेखन शैली है या इनकी जो शिल्प कला है, वो अपने आप में क्या है, अद्वितीय है, यूनिक है। प्रस्तुत पाठ जून 1987 में प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी सालिम अली, ये जाबिर हुसैन लेखक का नाम है, और ध्यान दीजिएगा लेखक का नाम जाबिर हुसैन, और लेखक ने जिसके बारे में लिखा है अपने इस चैप्टर में उसकी बात अब बता रहे हैं कि जून 1987 में प्रसिद्ध पक्षी वैज्ञानी सालिम अली की मृत्यु के तुरंत बाद डायरी शैली में लिखा गया एक संस्मरण है। यानी ये साहित्य की एक विधा होती है, साहित्य का एक समझ लो एक पार्ट होता है संस्मरण भी। सालिम अली की मृत्यु से उत्पन्न दुख और अवसाद को, अवसाद जिसको डिप्रेशन बोलते हैं, सालिम अली एक अच्छे व्यक्ति थे, पर्यावरणविद थे, प्रकृतिवेत्ता थे। तो उनकी जब मृत्यु हुई तो लेखक को क्या हुआ, बहुत दुखी थे और वो डिप्रेस भी थे। तो लेकिन सोचे इनकी बातों को, इनकी अच्छाइयों तक मुझे तो मालूम है कि, लेकिन अगर मुझे मालूम रहेगी तो केवल उनकी अच्छाइयाँ या उनकी बातें क्या होंगी, केवल सीमित होंगी। लेकिन अगर मैं कोई लेख लिखता हूँ, कोई पुस्तक लिखता हूँ, तो उनकी अच्छाइयाँ पूरा संसार जान लेगा और जो जो उसको पढ़ेगा वो भी जान लेगा। तो इस प्रकार से जाबिर हुसैन ने उनकी बातों को दूसरे लोगों तक भी पहुँचाने का प्रयास किया। सालिम अली की मृत्यु से उत्पन्न दुख और अवसाद को लेखक ने सांवले सपनों की याद के रूप में व्यक्त किया। सालिम अली का संस्मरण करते हुए लेखक ने उनका व्यक्ति चित्र प्रस्तुत किया है। व्यक्ति चित्र का मतलब जो हम लोग चित्र बनाते हैं वो तो अलग चीज़ होता है, व्यक्ति का चित्र का मतलब शब्दों के माध्यम से जो चित्र प्रस्तुत की जाती है, जो रूपरेखा प्रस्तुत की जाती है, उसे व्यक्ति चित्र कहा जाता है। यहाँ भाषा की रवानी और अव्यक्त की शैली दिल को छूती है। मतलब ऐसी भाषा उन्होंने प्रयोग किया है जो जन सामान्य की भाषा हो। अव्यक्ति का माध्यम भी क्या है, जन सामान्य के द्वारा, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वो समझी और जानी जाने वाली भाषा का प्रयोग उन्होंने किया है। सुनहरे परिंदों के खूबसूरत पंखों पर सवार सांवले सपनों का एक हुजूम मौत की खामोश वादी की तरफ अग्रसर है। कोई रोक टोक सके कहाँ संभव है। इस हुजूम का मतलब होता है झुंड। हुजूम का क्या मतलब होता है, झुंड। इस हुजूम में आगे आगे चल रहे हैं सालिम अली। मतलब लेखक का कहना है कि इस संसार में मौत तो सभी लोगों की होनी है, लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं कि जो मरने के बाद भी अमर होते हैं और उनकी बातों को संसार याद करता है समय समय पर। लेकिन अगर हम अपने को अमर नहीं बनाएंगे, और अमर हम किस तरीके से कर सकते हैं, अपने कार्यों के द्वारा, अपने व्यवहार के द्वारा, अपने आचरण के द्वारा, अपने कार्यशैली के द्वारा हम अपने को अमर बना सकते हैं। तो यही जाबिर हुसैन ने कहा है कि किस प्रकार से सालिम अली ने अपने को उस हुजूम से अलग किया। आगे चलने का मतलब उस भीड़ भाड़ से अलग करना और अपनी एक अलग पहचान बनाना। अपने कंधों पर सैलानी किसको कहते हैं, जो टूरिस्ट होते हैं। तो सालिम अली भी चूँकि क्या थे, एक पक्षी वैज्ञानिक थे, तो अपने कंधों पर क्या लिए, सैलानियों की तरह अंतहीन सफ़र का बोझ उठाए। बैग होता था, कैमरा वगैरह होता था, जिसमें वो प्रकृति की चीज़ों को जब देखते थे तो उसमें क्या करते थे, कैद करते थे। तो उसको सैलानियों की तरह अंतहीन का मतलब जिसका अंत होने वाला ना हो,
उनका कोई सफ़र एक निश्चित नहीं था। जैसे हम कहीं जाते हैं तो हमको मालूम रहता है हम यहाँ से जा रहे हैं और यहाँ हमको पहुँचना है, लेकिन उनका कोई और छोर नहीं होता था कि हमको कहाँ जाना है। तो सैलानियों की तरह अपने अंतहीन सफ़र का बोझ उठाए, लेकिन यह सफ़र पिछले तमाम सफ़रों से अलग है। बताया ना कि और जो सफ़र होते हैं उनसे अलग है। भीड़ भाड़ की ज़िंदगी और तनाव के माहौल से सालिम अली का यह आखिरी पलायन है। मतलब उनकी अंतिम यात्रा के बारे में बता रहा। अब तो वो उस वन पक्षी की तरह प्रकृति में विलीन हो रहे हैं। जैसे प्रकृति के पेड़ पौधे होते हैं, पशु पक्षी होते हैं, उस प्रकृति से उत्पन्न होते हैं, उसी प्रकृति में क्या हो जाते हैं, विलीन हो जाते हैं। उसी प्रकार से व्यक्ति भी उस प्रकृति द्वारा उत्पन्न एक प्रकार का प्राणी है, जो ज़िंदगी का आखिरी गीत गाने के बाद मौत की गोद में जा बसा हो। कोई अपने जिस्म की हरारत और दिल की धड़कन देकर भी लौटाना चाहे तो वह पक्षी अपने सपनों का गीत दोबारा कैसे गा सकेगा। मतलब कोई पक्षी अगर उसके जीवन का अंत हो रहा हो और कोई व्यक्ति उसको चाहे कि हम इसको बचा लें तो उसको नहीं बचा सकते हैं। उसी प्रकार से लेखक इतना दुखी था, वो कह रहा था कि हम सालिम अली को अगर बचाना भी चाहें तो उनको अपने जीवन का, अपने जिस्म का कुछ देकर भी उनके जीवन को हम नहीं बचा सकते। केवल उन्हें उनके अमूल्य क्षणों का, अपने उनके जीवन के अमूल्य क्षणों का हम लोग केवल अनुभव कर सकते हैं। आज के लेक्चर में स्टूडेंट इतना ही रखते हैं। थैंक यू स्टूडेंट वॉचिंग माय वीडियो।